हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एंड आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th हिंदी मीडियम यानी कह सकते हैं एनसीईआरटी का जो हमारी हिंदी की बुक से क्षितिज भाग 2 उसका चैप्टर 12 जो है वो लखनवी अंदाज, उसके विषय में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। अब लखनवी अंदाज ये जो गद्य जो है वो यशपाल लेखक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पे उनके पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं लेखक के बारे में। यशपाल का जन्म जो था वो 1903 में पंजाब के फिरोजपुर के छानवी गांव में यहाँ पे हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कंगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल की रचना में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचना मुखर है। यानी ये जो समाज के अंदर जो विसंगताएं फैली हुई हैं हिंदू मुस्लिम के अंदर, वो चीज, दूसरा पाखंड, और तीसरा यहाँ पे हमें दिया हुआ है रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं जो है मुख्यतः देखने को मिलती हैं। उनकी कहानियों में संग्रह में ज्ञानदान, उसके बाद तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। उसका झूठा सच उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी को मार्मित करता है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य मुख्य उपन्यास है। भाषा के स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग कर यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, यानी बिना कहे किसी कहानी को नहीं लिखा जा सकता, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील समति वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता में बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। कहना ना कहना हो कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पार्ट शुरू करने से पहले इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है उसे हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग के अंदर हमें पहला वर्ड दिया हुआ मुफस्सिल। ये स्टूडेंट्स एक उर्दू लफ्ज़ है। मुफस्सिल यानी केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, मतलब इधर उधर के स्थान। इर्द गिर्द मतलब इधर उधर के स्थान, यानी सेंटर जो होता है, सेंटर पॉइंट के इधर उधर के जो स्थान होते हैं उसे कहते हैं। उसके बाद सफ़ेद पोश यानी भद्र व्यक्ति। उसके बाद किफ़ायत यानी भिन्नता समझदारी से उपयोग करना, उसे किफ़ायत बोलते हैं ना। किफ़ायती से भाई पानी यूज़ करो, तो वो मतलब क्या, समझदारी से उसका उपयोग करना। आदाब अर्ज करना यानी अभिवादन का एक भाव। आदाब बोलते हैं ना, सहनसा आदाब अर्ज हो यानी अभिवादन का एक ढंग। गुमान मतलब होता है भ्रम। एहतियात यानी सावधानी बरतना। बुरक देना यानी छिड़क देना। ठीक है, बुरक देना या छिड़क देना, जो कुछ भी छिड़कते हैं आप, ठीक है। स्फुरण यानी होता है फड़कना यानी हिलना। प्लवित यानी पानी भर जाना। पनियाती मतलब रशीली। मैदा यानी अमाशय। तस्लीम यानी सम्मान से। सिर खम करना यानी सिर झुकाना। तहजीब यानी शिष्टता। नफासत यानी स्वच्छता। नजाकत यानी कोमलता। नफीस यानी बढ़िया। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट यानी सूक्ष्म, एकदम छोटा, जिसकी भौतिक अस्तित्व ही ना हो। उसके बाद शकील यानी आसानी से ना पचने वाला, उसे शकील कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर 12 जो है वो लखनवी अंदाज। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम। तो मुफस्सिल के पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकर रही थी। यानी मुफस्सिल की जो पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है, वो चल पड़ने के लिए उतावली यानी जल्दी जाने के लिए, मतलब उतावली हो रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य को देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही लिया। यानी लेखक कहते हैं कि वो जब टिकट विंडो पे गए तो उन्हें
यहाँ पे ट्रेन में बहुत गर्दी थी, तो ट्रेन की गर्दी से बचने के लिए और वो एक नई कहानी सोच सकें ट्रेन में बैठकर, साथ ही प्रकृति खिड़की से बैठकर प्रकृति के दृश्य को देख सके, इसलिए वो सेकंड क्लास की टिकट खरीदते हैं जो महंगी थी। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। मतलब सेकंड क्लास समझकर, छोटा डिब्बा समझकर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। क्या था? निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पलाठी मारे बैठे हुए थे। सज्जन मतलब यहाँ पे अच्छा आदमी कह सकते हैं। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत, चिकने में विद्य का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए यानी दोस्ती के लिए उत्साह नहीं दिखाया। यहाँ पे संगति मतलब दोस्ती के लिए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। मतलब उन्होंने भी उसके साथ ध्यान नहीं दिया, लेखक ने भी। थाली बैठे कल्पना करते रहे कि पुरानी आदत है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत किफायत मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कंजूसी करना। अब कंजूसी करना मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं होगा, मतलब क्या, किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करना। सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो तब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़ेद करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खरीदे मतलब खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी एक आंख से, ठीक है। और नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? ऐसा नवाब ने कहा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया मतलब हमने समझ लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, मतलब उसमें जोड़ लेना चाहते हैं। नवाब नवाब मतलब जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए मतलब इसे खाना शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लौटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाए गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं और ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों, यहाँ पे फाकों मतलब उसे काटना, अलग अलग पीस बनाना, उसे फाकों बोलते हैं। फाकों पर जीरा मिला नमक लगाया और लाल मिर्च भी साथ ही सूखी बुराद मतलब यहाँ पे बुराक लगाया, उस पर यहाँ पे छिड़क दिया। बुराक मतलब छिड़क दिया। उनके प्रत्येक भाव जो यहाँ पे भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट थे, मतलब उनकी इतनी मतलब मजबूत थे, ऐसा कह सकते हैं, दांत के जबड़े वर्गा। उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना में प्लवित हो रहा था। मतलब खीरे को खाने के लिए उनके मुंह में पानी जैसा मतलब आ रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, मतलब खाइए, लखनऊ का बमल खीरा है, बालम खीरा, ठीक है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। किसके? लेखक के। लेकिन इनकार कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैदा मतलब हमने यहाँ पे देखा पेट से है। किबला शौक फरमाए, नवाब साहब ने
शतुष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, मतलब कटे हुए पीस की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास किया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। यानी जैसे कि बहुत एकदम उतावले थे खाने के लिए, जैसे ही उन्होंने उसे अपने मुंह में लिया, सूंघा और तुरंत ही पलके उन्होंने बंद कर दी और स्वाद का मजा लेने लगे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांकों को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से स्वादिष्पादन कर खिड़की के बाहर फेंक दी। यानी सूंघने के बाद नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह खानदानी रईसों का तरीका है। ऐसा मतलब लेखक को ऐसा लगा। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा, मतलब कुछ ना बोलना पड़ा। खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। यहाँ पे सिर खम करना यानी कुछ भी ना बोलना। हम गौर करते रहे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटा कह सकते हैं, नफीस और एट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। यानी नफीस यानी बहुत अच्छा और एट्रैक्ट करने वाला तरीका जरूर कहा जा सकता है जो नवाब का था, परंतु ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। नवाब साहब की ओर से पेट के ऊंचे ढकार का शब्द सुनाई दी। यानी डकार निकलती जब नवाब खाना खाने के बाद, जब ठीक है, तो नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील मतलब यहाँ पे ना पचने वाला होता है शकील। उसके बाद नमुराद मैदे पर बोझ डाल दिया। अब मैदे मतलब यहाँ पे पेट पर उसने बोझ डाल दिया, क्योंकि खीरा जो है वो जल्दी तो पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी दिमाग खुल गया। पहचाना ये नई कहानी के लेखक। खीरे के सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पत्रों लेखक की इच्छा पात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी जब खाने के बाद इंसान को डकार आ सकती है, तो इंसान के विचार और कोई एक घटना और पात्रों से लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे एक घटना का वर्णन इस लखनवी अंदाज में किया गया है। जो लखनऊ का एक नवाब जो था, वहाँ पे उसे देखकर उसकी जो क्रीड़ा वगैरह है, यानी उसकी जो किस तरह का बिहेवियर था, वो सारी यहाँ पे बिहेवियर बताया गया है कि किस तरह वो रेलवे के डब्बे में चलते हैं सेकंड क्लास के अंदर, फिर वहाँ पे एक नवाब की देखते हैं, उसके सामने फिर एक खीर रखा रहता है खाने के लिए, किस तरह खाता है। तो उस पूरी कहानी को यहाँ पे इस पार्ट के अंदर बताया गया है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त स्टूडेंट्स। तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके बाय स्टूडेंट्स।